सभी को सुप्रभात बेटा। पिछली वीडियो में अपन देख रहे थे बिहारी, और बिहारी के कुछ दोहे अपने पढ़े भी थे। अंतिम जो दोहा था अपने पढ़ा होगा, कु छोट्यो ई जाल परी कत कुरंगा कुलात, जो जो सूरजी बजो तह त्यों त्यों उर्झत जात। ये दोहा अपने पढ़ लिया था। आज इससे आगे अपन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे दोहे हैं, श्रृंगार के दोहे भी हैं, भक्ति से संबंधित भी हैं, और इसके साथ साथ नीति से संबंधित दोहे भी हैं। इससे पहले जो पढ़ा था वो नीति का था, शुरू के अंदर थे वो भक्ति के थे। अभी जो दोहे चलेंगे वो चलेंगे श्रृंगार के। तो भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी कहा जाता है किसके काव्य को? बिहारी के काव्य को। अच्छा, क्वेश्चन में बनता है कि बिहारी का काव्य भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कहलाता है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अगला दोहा देखते हैं अपन। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनु हसे, देन कहीं नटी जाए। ये श्रृंगार का दोहा है। देखो कवि बिहारी क्या कह रहे हैं। यानी कवि बिहारी ने राधा और कृष्ण, यानी नायक और नायिका के माध्यम से बात कही है। नायक श्री कृष्ण को माना है और नायिका किसको माना है? राधा जी को नायिका माना है। तो क्या करें? बतरस यानी बातों के रस के, लालच यानी लालच में, लुकाए का मतलब छिपाना। क्या कह रहे हैं? एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, नायिका अर्थात राधा ने नायक अर्थात श्री कृष्ण से बात करने के लालच में आकर के, बात करने के लालच में आकर के उसकी मुरली को क्या कर लेती है? छिपा लेती है। यानी राधा जी है, वो श्री कृष्ण से बात करना चाहती है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पा रही है। अब बात करने के लिए कोई ना कोई तो क्या चाहिए? बहाना चाहिए। तो बहाना ढूंढने के लिए राधा जी क्या करती हैं? श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसको क्या कर लेती है? छिपा लेती है। वो सोचती है कि जब बांसुरी मैं छिपा लूँगी तो पूछते हुए मेरे पास भी आएंगे, मुझे भी पूछेंगे कि मेरी बांसुरी आपने कहीं देखी है क्या, और इस कारण मैं उनसे क्या कर लूँगी? बात कर लूँगी। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, नायिका अर्थात राधा ने नायक अर्थात श्री कृष्ण से बात करने के लालच में आकर के और उसकी मुरली को क्या कर लेती है? छिपा लेती है। उसकी बांसुरी को क्या कर लेती है? छिपा लेती है। जब श्री कृष्ण आते हैं, सोह करे, जब श्री कृष्ण आकर के उसको बांसुरी के लिए पूछते हैं, सोह करे, तो वह सौगंध खा करके क्या कर देती है? मना कर देती है। बहुनु हंसे, बहु से क्या करती है? हंसती है। तिरछी नजरों से क्या करती है? हंसती है। देन कहीं नट जाए, और जैसे ही देने के लिए कहा जाता है तो क्या कर देती है? मना कर देती है। इस प्रकार राधा जी हैं, वो श्री कृष्ण से बात करने के लालच में आकर के और उनकी बांसुरी को क्या कर लेती हैं? छिपा लेती हैं। अगला देखते हैं बेटा। नाची अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर। जानती हो नंदित करी, ये दिशी नंद किशोर। देखो 12वां और ये 13वां क्या हो रहा है?
कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, नाची अचानक ही उठे, इन अचानक ही क्या होने लग गए, नाचने लग गए। बिन पावस, बिना वर्षा ऋतु के, पावस का मतलब वर्षा ऋतु। बिन पावस बन मोर, इन मोर कब नाचते हैं, वर्षा ऋतु के समय मोर नाचते हैं। लेकिन बिन पावस बन मोर, बिना वर्षा ऋतु के क्या नाचने लग गए हैं, मोर नाचने लग गए हैं। जानती हो नंदित करी, ये दिसी नंद किशोर। नंद किशोर कौन, कृष्ण। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, वर्षा ऋतु का मौसम भी नहीं है, आकाश के अंदर बादल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक ही आज वन के अंदर क्या नाचने लग गए हैं, मोर नाचने लग गए हैं। कि ये सखी, वैसे तो मोर वर्षा ऋतु पर नाचते हैं, लेकिन अभी वर्षा ऋतु का समय भी नहीं है, आकाश के अंदर बादल भी नहीं है, फिर अचानक आज मोर क्यों नाचने लग गए हैं। तब दूसरी सखी कहती है, जानती हो नंदित करी, ये दिसी नंद किशोर की है सखी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण हैं वो शायद वन विहार को निकल गए होंगे। श्री कृष्ण शायद वन में घूमने के लिए निकल गए होंगे। और जैसे ही श्री कृष्ण वन में घूमने के लिए गए तो श्री कृष्ण के श्यामल शरीर को, सांवले शरीर को मोरों ने क्या समझ लिया होगा, बादल समझ लिया होगा। और बादल समझ करके वो शायद क्या करने लग गए होंगे, नाचने लग गए होंगे। कौन सा अलंकार है इसमें, अतिशयोक्ति, यानी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके जहाँ पर पेश किया जाता है। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि सखी, वर्षा ऋतु का समय भी नहीं है, आकाश के अंदर बादल भी नहीं है, फिर भी आज अचानक ही वन के अंदर, जंगल के अंदर मोर नाचने लग गए हैं। तो दूसरी सखी कहती है कि ये सखी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज श्री कृष्ण हैं वो प्रातःकाल के समय जंगल में घूमने के लिए निकल गए होंगे। तो मोरों ने श्री कृष्ण के श्यामल शरीर को बादल समझ लिया और इस भ्रांति में आकर के वो क्या करने लग गए हैं, नाचने लग गए हैं। अगला देखते बेटा। आगे देखो बेटा, अगला भी एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन कवि बिहारी ने किया है, यानी राधा जी के सौंदर्य का वर्णन कवि बिहारी जी ने किया है। और ये भी जो वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, इन बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर पेश किया गया है। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गई गर्भ गरुड़, बहन केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। चितेरे का मतलब चालाक, क्रूर का मतलब मूर्ख। एक सखी है वो नायक के पास जाती है और नायक के पास जाकर के वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। किसको कर रही है, नायक को। इन एक सखी है वो राधा जी की सुंदरता का वर्णन किससे कर रही है, श्री कृष्ण से कर रही है। श्री कृष्ण के पास जाती है, उस श्री कृष्ण के पास जाकर के, नायक के पास जाकर के क्या कह रही है कि उस नायिका का सौंदर्य इतना अधिक है कि उस नायिका की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए संसार के बड़े बड़े कौन आए, चित्रकार आए। संसार के बड़े बड़े कौन आए, चित्रकार आए। लिखने बैठी जाकी छवि, लिखने के लिए बैठ गए जिसकी छवि गई गई गर्भ गरुड़। गर्भ का मतलब स्वाभिमान, अहंकार से। कवि बिहारी कह रहे हैं कि एक नायिका है, वो नायक के पास जाकर के नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई क्या कह रही है कि संसार के जो बड़े बड़े चित्रकार हैं, कि संसार के प्रसिद्ध और जो चतुर चित्रकार हैं, उस नायिका के सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए अत्यधिक गर्व से भर करके आए। अत्यधिक गर्व के कारण, अत्यधिक गर्व से भरे हुए उस नायिका के सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए वहाँ पर आए। लिखन बैठी जाकी छवि, गई गई गर्भ गरुड़, बहन केती जगत के चतुर चितेरे क्रूर। नायिका की सखी है, वो नायक के सामने नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कह रही है कि उस नायिका का सौंदर्य बहुत ही अधिक है, अप्रतिम उसका सौंदर्य है। और उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए
उसकी छवि को अंकन करने के लिए इस संसार के बड़े बड़े कौन आए? चतुर चित्रकार अत्यधिक अहंकार में भर करके आए। लेकिन कोई भी जो चित्रकार था वो उस नायिका के सौंदर्य का सही अंकन नहीं कर पाया। इस कारण वो क्या बन करके लौट गए? क्रूर का मतलब मूर्ख बन करके वापस लौट गए। यानी जो भी चित्रकार आए थे वो अत्यधिक गर्व यानी अहंकार में भर करके आए थे कि हम उस नायिका के सौंदर्य का सही अंकन कर देंगे, लेकिन वो चित्रकार थे वो नायिका के सौंदर्य का सही अंकन नहीं कर पाए। इस कारण वो मूर्ख बन करके वापस लौट गए। अब उस नायिका के सौंदर्य का सही अंकन उन चित्रकारों के द्वारा क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि वह सखी कह रही है क्योंकि उस नायिका का सौंदर्य था वो पल पल के अंदर क्या हो रहा था? परिवर्तित हो रहा था। पल पल के अंदर उस नायिका का सौंदर्य बदल रहा था। इस कारण वो चित्रकार उस नायिका के सौंदर्य का सही अंकन नहीं कर सके, सही वर्णन नहीं कर सके। जैसे वो उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते, उस चित्र के अंदर उस नायिका के सौंदर्य को व्यक्त करते, तब तक उस नायिका के सौंदर्य में क्या आ जाता? परिवर्तन आ जाता था। यानी वह नायिका अत्यधिक क्या थी? सुंदर थी। अगला है, ये भी श्रृंगार का ही है। झीने पट में झुलमुली झलकती ऊप अपार, सुरतरु की मनु, सुरतरु किसको कहा जाता है? कल्प वृक्ष को। मनु सिंधु में लसती इन सुशोभित होती से पल्लव डार। एक नायिका है, एक सखी है, वो नायक के पास जाती है। उन नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई क्या कह रही है कि वो जो नायिका है उस नायिका ने कौन से वस्त्र पहन रखे हैं? झीने पट। कौन से वस्त्र पहन रखे हैं? पारदर्शी वस्त्र उस नायिका ने पहन रखे हैं, पतले वस्त्र उस नायिका ने पहन रखे हैं। झुलमुली झलकती ये दिखाई दे रही है। ओप यानी प्रकाश, अपार का मतलब अत्याधिक, और झुलमुली का मतलब कान का आभूषण। सखी कह रही है नायक से कि उस नायिका का सौंदर्य है वो अप्रतिम सौंदर्य है। उस नायिका ने झीने वस्त्र पहन रखे हैं और उन झीने वस्त्रों से उस नायिका के कान का जो झुलमुली आभूषण है उसकी शोभा, उसकी क्रांति अत्यधिक हो रही है, उसका प्रकाश अत्यधिक हो रहा है। उसके कारण वो नायिका अत्यधिक सुंदर लग रही है। और वो नायिका इस प्रकार से सुंदर लग रही है, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती से पल्लव डार। उस नायिका का सौंदर्य कैसा लग रहा है? उस नायिका का सौंदर्य ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र के अंदर कल्प वृक्ष है वो अपने पत्तों सहित क्या हो रहा है? लहरा रहा है। कि जिस प्रकार से कल्प वृक्ष समुद्र में अपनों पत्तों सहित है, सुशोभित हो रहा है, अत्यधिक सुंदर लगता है, उसी प्रकार से उन झीने वस्त्रों के अंदर, उन पतले वस्त्रों के अंदर उस नायिका के कान का जो झुलमुली आभूषण है वो भी अत्यधिक क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा है। 16वां है बेटा, और ये 16वां भी श्रृंगार से संबंधित ही है, बहुत ही अच्छा है। कहत नटते रिझते खिजते मिलते लजियात, भरे भोन में करत है नैनन की सुबात। यानी आजकल तो क्या है, मोबाइल का समय आ गया है। पहले किस प्रकार नायक और नायिका आपस में बात किया करते थे, तो यहाँ पर नायक और नायिका के इशारों के अंदर अपने प्रेमालाप का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार नायक और नायिका आपस में एक दूसरे से प्रेमालाप कर रहे हैं, प्रेम से भरी हुई मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। और बातें भी कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल दूर बैठे हैं, एक उस कोने में बैठा है, एक इस कोने में के अंदर बैठा है, बीच के अंदर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन इशारों के अंदर है वो प्रेमालाप कर रहे हैं। कैसे? नायक और नायिका एक व्यक्तियों से भरा हुआ भवन है, उसके अंदर बैठे हैं, दोनों दो विपरीत दिशाओं के अंदर बैठे हुए हैं। कहत सबसे पहले नायक है, वो अपने प्रेम के प्रस्ताव को इशारों के माध्यम से क्या करता है? कहता है। यानी नायक है वो अपनी आंखों के इशारों से ही अपने प्रेम के प्रस्ताव को व्यक्त करता है। अब जो प्रेम के प्रस्ताव को व्यक्त करता है नटते, तो उसके प्रेम के प्रस्ताव को देख करके नायिका इशारों से क्या कर देती है? मना कर देती है। रिझत
नायिका के मना करने का जो तरीका था, उस तरीके को देख करके नायक नायिका के ऊपर रीझ जाता है। रीझने का मतलब और अधिक प्रेम उसके मन में नायिका के प्रति उमड़ता है। खिजत, नायक के इस प्रकार व्यवहार करने पर नायिका उसके ऊपर खिंच जाती है, यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। मिलत, जैसे दोनों की आंखें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। खिलते, दोनों के चेहरे क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, दोनों के चेहरों पर प्रसन्नता आ जाती है। लज्जात, और जैसे ही वो दोनों ये देख रहे हैं कि सारे के सारे व्यक्ति हमारी तरफ ही देख रहे हैं, हमारे इशारों को ही देख रहे हैं, तो दोनों को क्या आ जाती है, लज्जा आ जाती है, दोनों को शर्म आ जाती है। इस प्रकार भरे भवन में करत है नैनन हुई सो बात। इस प्रकार नायक और नायिका व्यक्तियों से भरे हुए भवन के अंदर ही आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो बेटा, 17वां है, कागज पर लिखत ने बनत कहत संदेशु लजात, कई बे सबो तेरो हियो मेरे हिये की बात। यानी नायिका है, जिसका नायक परदेश गया हुआ है, तो वह नायिका अपने मन के भावों को नायक तक पहुंचाना चाहती है। तो वह नायिका क्या कह रही है, कागज पर लिखत ने बनत। वह नायिका कह रही है कि मेरे मन के जो भाव हैं, मेरे मन के विचार हैं, या मेरे मन की जो वेदना और जो पीड़ा है, उसको मैं कागज के ऊपर लिख नहीं सकती। कागज पर लिखत ने बनते, अपने मेरे मन में मेरे प्रिय के प्रति जो भी वेदना, पीड़ा, वियोग है, उनको मैं कागज के ऊपर लिख नहीं सकती। कहते संदेशु लजात, और किसी के साथ मैं संदेशा भी नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि संदेशा भेजने में मुझे किसका अनुभव हो रहा है, लज्जा का अनुभव हो रहा है कि मैं मेरे मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति को कह नहीं सकती। ऐसा कहने में मुझे लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। फिर वह नायिका क्या कहती है, कई बे सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। फिर वो कहती है कि मेरा प्रियतम है, वो मेरे हृदय की सारी बातों को जानता है, इसलिए मुझे न तो कागज पर लिखने की आवश्यकता है और न ही मुझे संदेश भेजने की आवश्यकता है। मेरा प्रियतम मेरे मन की सारी बातों को जानता है। कई बे सबो तेरो हियो, आपका हृदय मेरे हिये की बात, मेरे हृदय की सारी बातों को जानता है, इसलिए इन चीज़ों को कागज के ऊपर और संदेश के माध्यम से कहने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, सभी रूप सौंदर्य का वर्णन है, श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन किया है, श्रृंगार रस का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनु होतु, तिये ललार बेंदी दिए अग्नित बढ़तु उद्धोतु, यानी प्रकाश। एक नायिका कह रही है, एक सखी नायिका से कह रही है, कहते सबे, कि कहते हैं सभी, बेंदी दिए बिंदु। कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंदी दिए यानी बिंदु लगा देने से, अंकु यानी अंक का 10 गुनु होतु, तो उस अंक का मूल्य कितना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। एक नायिका की सखी नायिका से कह रही है कि किसी भी अंक के आगे बिंदी लगा देंगे तो उसका मूल्य कितना बढ़ जाएगा, 10 गुना उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनु होतु। नायिका की सखी नायिका से कह रही है कि सभी लोग ये कहते हैं कि किसी भी अंक के आगे बिंदी लगा देने से उसका मूल्य कितना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। तिये ललार बिंदी दिए, लेकिन अगर वह बिंदी ललाट, नायिका के ललाट के ऊपर लगा दी जाती है, अगणित बढ़तु उद्धोतु, तो उस नायिका का सौंदर्य कैसा हो जाता है, अगणित हो जाता है, जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। यानी किसका महत्व बताया है, बिंदु का महत्व बताया है कि ये बिंदु अगर किसी अंक के आगे लगा दी जाती है तो उसका मूल्य कितना बढ़ेगा, केवल 10 गुना ही बढ़ेगा। लेकिन वही बिंदी अगर नायिका के ललाट के ऊपर लगा दी जाती है तो उस नायिका का सौंदर्य है वो अगणित बार
बढ़ जाता है, जिसकी गणना भी नहीं की जा सकती है। अगला है बेटा, दीठी ने परतु समान दूती कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगते परसी पिछाने जात। नायिका के सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण करते हुए कवि बिहारी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दीठी यानी दृष्टि, दिखना, न परतु नहीं पड़ती है, समान दूती एक समान चमके, कनक कनक से घात, सोना और सोने के समान शरीर। तो एक सखी क्या कह रही है, नायक से कह रही है कि उस नायिका का सौंदर्य है वो किसके समान है, सोने के समान है। कि वह नायिका किसके समान है, सोने के समान है। तो दूर से देख करके उस नायिका के सौंदर्य को पहचाना नहीं जा सकता कि कहाँ पर तो सोने के आभूषण हैं और कहाँ पर उसका शरीर है। यानी नायिका का सौंदर्य किसके समान है, सोने के समान, सुनहला उसका सौंदर्य है। तो दूर से देखने पर सोने के जो आभूषण उस नायिका ने पहन रखे हैं उनमें और उस नायिका के शरीर के अंदर कोई भेद, कोई अंतर नहीं किया जा सकता। भूषण कर करकस लगत, भूषण का मतलब आभूषण, भूषण कर करकस लगत, करकस का मतलब कठोर, परसी पिछाने जात, परसी का मतलब स्पर्श, केवल स्पर्श करके ही उस नायिका के सौंदर्य को पहचाना जा सकता है कि कहाँ पर सोने के आभूषण हैं और कहाँ पर सोने का शरीर है या सोने की चमड़ी, सोने के समान क्या है, चमड़ी है। कि भूषण कर करकस लगत, कि जैसे ही आभूषणों को स्पर्श करेंगे तो वो कैसे लगेंगे, कठोर लगेंगे, जबकि शरीर को स्पर्श करेंगे तो वो कैसा लगेगा, मुलायम लगेगा। तो एक नायिका का सौंदर्य है वो किसके समान है, सोने के समान उस नायिका का क्या है, सौंदर्य है। और उस नायिका के सोने के समान सौंदर्य को दूर से देख करके उसके अंदर भेद और अंतर नहीं किया जा सकता, केवल स्पर्श करके ही उस नायिका के सौंदर्य में भेद किया जा सकता है। कि जैसे ही आभूषण के अपने स्पर्श करेंगे तो वह कर्कश और कठोर लगेगा, जबकि शरीर के स्पर्श करने से वह शरीर कैसा लगेगा, मुलायम लगेगा। अंतिम है, इसके अंदर भी नायिका के सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कवि बिहारी ने किया है कि अंगे अंगे नग जगमगत दीप सिकासी देहे, दिया बढ़ाई हु रहे बढ़ो उजियारो के है। कवि कह रहे हैं कि एक नायिका है, उस नायिका ने अपने शरीर पर अत्यधिक क्या धारण कर रखे हैं, आभूषण धारण कर रखे हैं, हीरे मोती माणिक आदि से परिपूर्ण क्या पहन रखे हैं, उसने आभूषण पहन रखे हैं। और उन आभूषणों की चमक इतनी ज़्यादा है, अंगे अंगे नग जगमग, कि उस नायिका के शरीर का प्रत्येक अंग अंग किसके समान, नगीने के समान क्या हो रहा है, जगमगा रहा है। अंगे अंगे नग जगमगत, उसके एक नायिका के सौंदर्य, नायिका के शरीर का प्रत्येक अंग अंग है वो नगीने की भांति क्या हो रहा है, जगमगा रहा है। दीप सिकासी देह है, और उस नायिका का जो शरीर है वो दीपक की लो की भांति क्या हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। उस नायिका का जो शरीर है, जो सौंदर्य है, वो चारों तरफ क्या फैला रहा है, प्रकाश फैला रहा है। दिया बढ़ाए हु रहे बढ़ो उजियारो के, कि घर के सारे दीपक क्या कर दिए, बुझा दिए। और घर के सारे दीपक बुझाने के बाद भी घर के अंदर क्या फैला रहा, प्रकाश फैला रहा। किसका प्रकाश फैला रहा, उस नायिका के सौंदर्य का। कि वह नायिका इतनी अधिक सुंदर थी कि घर के सारे दीपक बुझा दिए, फिर भी घर के अंदर क्या रहा, उजाला रहा, प्रकाश रहा। तो इस प्रकार कवि बिहारी ने एक नायिका के सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। ये अपना बिहारी का जो अध्याय था वो पूरा हो गया है। कोई समस्या हो तो आप मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।